नमस्कार, आपका स्वागत है इंडिया वॉइस पर। मैं हूं आपके साथ समृद्ध मिश्रा। वक्त तो चला है देवभूमि समाचार का, तो शुरुआत करते हैं बुलेटिन की पहली खबर के साथ। कोटाबाग ब्लॉक स्थित राजकीय महाविद्यालय कोटाबाग में छात्र संघ चुनाव निर्विरोध जो है वो संपन्न हो गए। सभी पदों पर प्रत्याशी निर्विरोध जो है वो चुन लिए गए। आपको बता दें कि अध्यक्ष पद पर दीपक जोशी, विश्वविद्यालय प्रतिनिधि मंडल विकास जोशी, उपाध्यक्ष सचिन बधानी, छात्र उपाध्यक्ष सुनीत बिष्ट और सचिव ललित जखवाल, उप सचिव सौरभ और कोषाध्यक्ष मनोज कुमार जो है यहाँ पर निर्विरोध और निर्वाचित यहाँ पर चुन लिए गए। विद्यार्थी परिषद के वरिष्ठ कार्यकर्ता कमल बोहरा ने बताया कि प्रत्याशियों को मेहनत और छात्रों के बीच सक्रियता के चलते ये परिणाम सामने आए हैं। छात्र संघ अध्यक्ष दीपक जोशी ने संगठन का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वे छात्र की समस्याओं के निस्तारण हेतु सतत कार्यरत रहेंगे। मातरम दोस्तों, मैं दीपक जोशी। मुझे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने निर्विरोध कोटाबाग में छात्र संघ चुनाव जीतने में मदद करी है और ये मैं सबका धन्यवाद देता हूं जो भी यहाँ छात्र छात्राएं हैं, और हम उनके हर छात्र हित के लिए लड़ेंगे और आखिरी सांस तक लड़ेंगे। और जो हमारा पुराना मुद्दा है जिसमें बहुत सारे क्रांतिकारियों ने बहुत सारे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने इस महाविद्यालय को बनाने में मदद की है, और जो BSc एजिया का मेन मुद्दा है हम उसके लिए लड़ेंगे और हमारी पूरी उम्मीद है कि मेरे कार्यकाल तक यहाँ BSc एजी आ जाएगी। मैं धन्यवाद करता हूँ कमल भैया का, चंदू भैया और बहुत सारे जो यहाँ पर पदाधिकारी हैं जो अभी आए हैं, और हमारे साथ जो अभी लोग जुड़े हैं, जनता जुड़ी है, सबका मैं धन्यवाद करता हूँ। आज राजकीय महाविद्यालय कोटा में छात्र संघ 2025-26 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का पूर्ण रूप से कब्जा रहा। सभी पदों पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सभी पदाधिकारी निर्विरोध निर्वाचित हुए और यह अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कोटाबाग इकाई के कार्यकर्ताओं की दिन रात मेहनत का नतीजा है, क्योंकि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कोटाबाग लगातार वर्षों से कोटाबाग क्षेत्र के विद्यार्थियों की लगातार समस्याओं का निवारण करती है, उनके मुद्दों को उठाती है। और अध्यक्ष पद पर दीपक जोशी, उपाध्यक्ष में सचिन बधानी और विश्वविद्यालय प्रतिनिधि विकास जोशी, छात्र उपाध्यक्ष सुनीता बिष्ट और सचिव पद पर ललित जखवाल और संयुक्त सचिव सौरभ बुडलाकोटी, इन सभी को आज निर्विरोध निर्वाचित चुना गया। सभी कार्यकर्ता। तो खबर ऋषिकेश से है, जहां के त्रिवेणी घाट पर गंगा नदी में एक शव बहता हुआ मिलने के बाद सूचना जो है वो SDRF को दी गई है, जिसने कोतवाली ऋषिकेश को प्राप्त की गई। तुरंत SDRF की पोस्ट ढालवाला ने रेस्क्यू घटनास्थल पर रवाना हुए। वहीं आपको बता दें कि टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की और एक अज्ञात पुरुष का शव जो है वो नदी से बरामद किया है। शव की पहचान नहीं हो सकी है, इसलिए आवश्यक कानूनी कार्रवाई के लिए शव को जिला पुलिस को सुपुर्द कर दिया गया। पुलिस ने शव का मेडिकल परीक्षण और मेडिकल की गहन जांच शुरू कर दी है। SDRF और पुलिस टीम ने मिलकर रेस्क्यू कार्रवाई को सफलतापूर्ण अंजाम दिया। इस घटना से इलाके में सुरक्षा और सतर्कता बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया जा रहा है, ताकि ऐसी घटनाओं को जल्द सुलझाया जा सके। तो खबर विकासनगर से है, जहां के अटकर फार्म क्षेत्र में आधी रात गुलदार की दस्तक से जो है हड़कंप मच गया। इलाके में गुलदार को बस्ती के पास घूमते हुए देखा गया और ग्रामीणों में जो इसके कारण कहीं ना कहीं दहशत जो है वो बन गई है और लोगों में जो है डर का माहौल बना हुआ है, जिसके वजह से लोग जो है घरों में कैद हो गए हैं। आपको बता दें, सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम सक्रिय हो गई है और रात भर क्षेत्र में गश्त बढ़ा दी गई है। विभाग ने मुनादी कर ग्रामीणों को सतर्क रहने, रात में अकेले ना निकलने और बच्चों को घर के अंदर रखने की सलाह जो है वो दी है। बताया जा रहा है कि सैलाकुई में लगे अटक फार्म क्षेत्र में पहली बार गुलदार को इतनी नजदीक से देखा गया है, जिससे लोगों में कहीं ना कहीं डर का माहौल जो है वो बना हुआ है। ग्रामीणों ने मांग की है कि क्षेत्र में पिंजरा लगाया जाए और गुलदार को जल्द से जल्द पकड़ा जाए, ताकि किसी अप्रिय घटना से जो है यहाँ पर बचा जा सके। वन विभाग ने स्थिति पर नजर जो है बनाई हुई है। तो यूके SSC पेपर लीक मामले के मुख्य आरोपी खालिद मलिक के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई जो है वो लगातार जारी है। उसकी गिरफ्तारी के बाद अब प्रशासन ने सुल्तानपुर में उसके परिवार द्वारा किए गए अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई जो है वो शुरू कर दी है। लक्सर SDM सौरभ अग्रवाल ने SP देहात शेखर संघ सुयाल के साथ जो है यहाँ पर
पुलिस बल और राजस्व विभाग की टीम मौके पर पहुंची और खालिद और उसके चाचा द्वारा दुकान के सामने किए गए अतिक्रमण को जेसीबी से हटाया गया। इस घटना के दौरान परिवार के लोगों का कहना रहा कि गलत करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो रुड़की की मंगलौर कोतवाली पुलिस ने गैस चोरी के बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़ करते हुए रात के अंधेरे में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस ने मौके से एक बड़ा गैस कैप्सूल, 23 घरेलू सिलेंडर और एक पिकअप वाहन को हिरासत में लिया है। जानकारी के अनुसार ये कैप्सूल अवैध रूप से गैस ट्रांसफर करने में इस्तेमाल हो रहा था। इससे पहले भी प्रशासनिक टीम ने गैस प्लांट क्षेत्र में छापा मारकर कार्रवाई जो है वो की थी। मौके से 3 आरोपी फरार हो गए हैं, जिनकी तलाश में पुलिस लगातार जुटी हुई है। पुलिस का कहना है कि यह गैस चोरी रैकेट लंबे समय से सक्रिय था और इसमें कई अन्य लोग भी शामिल हो सकते हैं। इस नेटवर्क के जरिए अवैध गैस रिफिलिंग कर चोरी को अंजाम दिया जा रहा था। पुलिस ने मामले की गहन जांच जो है वो यहां पर शुरू कर दी है। अरे ये सिस्टम ऐसा है ना, इसमें बंद करना पड़ता है मैडम। रुक जाओ। तो खबर हरिद्वार से है, जहां प्रशासन ने भगवानपुर क्षेत्र में खाद्य सुरक्षा विभाग, पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम के साथ बड़ी छापेमारी जो है वो की है। 3 कारोबारी प्रतिष्ठानों में कुल मिलाकर तकरीबन 1.5 कुंटल मावा जब्त किया गया है, जिसे मौके पर ही जेसीबी से नष्ट किया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी मनमेनंदर जोशी ने बताया कि आगामी त्योहारों को ध्यान में रखते हुए मिलावटी मावा और पनीर के खिलाफ अभियान तेज कर दिया गया है। मिठाई की दुकानों पर भी जांच लगातार जारी है, ताकि उपभोक्ताओं को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थ जो है वो मिल सके। प्रशासन लगातार सतर्क है और मिलावट रोकने के लिए कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। दरअसल आयुष खाद्य सुरक्षा महोदय के निर्देश अनुसार हमारे उपायुक्त गढ़वाल मंडल के साथ संयुक्त टीम के द्वारा आज सूचना के आधार पर विज्ञान फतेहपुर जो भगवानपुर क्षेत्र पर कार्रवाई की गई। उस पर संदेह के आधार पर मिलावटी मावा मिला बनाते हुए उसको हमने 1.5 कुंटल के आसपास रखरखाव सही नहीं था, उसको डिस्ट्रॉय करा और हमने 3 जगह से सैंपल भी उसकी जांच ली गई थी, जो कि जांच रिपोर्ट के बाद इसमें अगली कार्रवाई लगभग 1.5 कुंटल के आसपास हमें मिला है। 3 जगह में संदेह के आधार पर जो भी उसका रखरखाव सही नहीं था उसको डिस्ट्रॉय कर। मॉनसून में भारी बारिश के दौरान चारधाम यात्रा स्थगित कर दी गई थी, लेकिन बारिश थमने के बाद उत्तराखंड में चारधाम यात्रा का दूसरा चरण जो है वो शुरू हो चला है। इसको लेकर केदारनाथ से विधायक आशा नौटियाल ने बताया कि काफी संख्या में भक्तगण केदारनाथ आ रहे हैं, जहां हर दिन 10 से 12 हजार श्रद्धालु केदारनाथ पहुंच रहे हैं और धीरे धीरे ये संख्या और भी बढ़ने की उम्मीद यहाँ पर जताई जा रही है। उन्होंने कहा कि आपदा से काफी लोग प्रभावित हुए हैं, कुछ लोग अभी भी लापता हैं, लेकिन मुख्यमंत्री ने मॉनिटरिंग कर अधिकारियों को निर्देश यहाँ पर दिया है। जितनी भी लिंक रोड हैं वो भी क्षतिग्रस्त हुई हैं और जनपद में 1800 करोड़ के नुकसान का आकलन जो है वो किया गया है। वहीं ये आकलन मुख्यमंत्री के सामने भी रखा गया। अभी बरसात के बाद द्वितीय चरण की यात्रा प्रारंभ हो गई है दुर्गा नवरात्रों से, और काफी मात्रा में यात्रियों ने, भक्तजनों ने और श्रद्धालुओं ने वहां पर आना प्रारंभ कर लिया है। हर दिन का जो आंकड़ा है वो अभी 10 से 12 हजार का है कि जो केदारनाथ पहुंच रहे हैं, और अभी ये आंकड़ा धीरे धीरे बढ़ेगा। तो निश्चित तौर पर धीरे धीरे यात्री आने लगे हैं, लोगों में उत्साह है और रौनक है क्षेत्र में। दूसरा विषय, हमारे यहाँ पर जो आपदा आई बहुत 28 अगस्त को जो बहुत बड़ी आपदा वहां पर आई है, उससे काफी लोग प्रभावित हुए हैं। कुछ लोग अभी भी लापता हैं, जो अभी भी मिल नहीं पाए हैं। लेकिन उस आपदा को जिस तरह से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगातार मॉनिटरिंग करके लोगों को प्रभावित परिवारों से लेके प्रभावित क्षेत्र के लिए जिस तरह से उन्होंने वहां पर लगातार मॉनिटरिंग करके अधिकारियों को निर्देशित करके उसको व्यवस्थित करने का काम किया। हमारी तमाम रोड, बिजली, पानी समय पर वहां पर लोगों को सुचारू करने का काम किया। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। तो फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार आपको बताएंगे किस तरीके से उत्तराखंड के लिए रोपवे परियोजनाएं गेम चेंजिंग साबित हो सकती हैं। तो आपका स्वागत है एक बहुत छोटे से ब्रेक के बाद। आगे बढ़ते हैं बाकी खबरों की ओर।
देवभूमि उत्तराखंड के लिए रोपवे परियोजनाएं गेम चेंजर जो है वो साबित हो सकती हैं। जहां एक तरफ दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र रास्तों की मुश्किलें आसान होंगी, तो वहीं दूसरी ओर धार्मिक पर्यटन की गति को भी यहां पर बढ़ावा मिलेगा और राज्य की अर्थव्यवस्था को भी यहां पर नई रफ्तार जो है वो मिलेगी। इन प्रोजेक्ट्स के जरिए जो यहाँ पर स्थानीय रोजगार है उसमें भी सृजन मिलेगा और साथ ही समय की बचत और आपदा प्रबंधन में मदद भी मिलेगी। सोनप्रयाग से केदारनाथ तक बनने वाला तकरीबन 12.9 किलोमीटर लंबा रोपवे अडानी इंफ्रास्ट्रक्चर्स को तकरीबन 4081 करोड़ की लागत से बनने जा रहा है। अब इसके बनने के बाद आपको बता दें किस तरीके से श्रद्धालुओं को 9 से 12 घंटे की कठिन पैदल चढ़ाई नहीं करनी होगी और वह मात्र 36 मिनट में केदारनाथ धाम पहुंच सकेंगे। इसके साथ ही गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब तक बनने वाले तकरीबन 12.4 किलोमीटर लंबे रोपवे के निर्माण पर तकरीबन 2730 करोड़ की लागत आएगी। टाइम तो लगेगा अभी तो NHLM के साथ जो एक हमारी SPV बनी है, ये उत्तराखंड रोपवेज डेवलपमेंट अथॉरिटी के नाम से, और उसमें जो आपस में जो समझौता हुआ है, तो फर्स्ट फेज में हेमकुंड साहिब और दूसरा और केदारनाथ के लिए जो रोपवे लगना है, तो उसके लिए उन्होंने LOA वगैरह जो है संबंधित कंपनीज को दे दिया है। तो मिनिमम 3 साल का समय तो इसमें लगेगा ही लगेगा। और इसमें जिस हिसाब से अगर आप देखेंगे, जो आपने भी पढ़ाई हुआ कि कम से कम 1 घंटे में 1800 के करीब पैसेंजर्स वगैरह को ले जा सकते हैं। तो इस केदारनाथ के अलावा आपका हेमकुंड साहिब के अलावा अभी हम लोगों ने NHLM को एक रिक्वेस्ट की है कि वो जोशीमठ से लेकर जोशीमठ में औली में एक रोपवे का काम वो अपना देखें। तो उन्होंने अपनी उसकी फिजिबिलिटी भी अपना चेक कर ली है, तो उसको पॉजिटिव लिस्ट में उन्होंने डाला है। तो आने वाले समय में उसकी DPR भी तैयारी उसकी शुरू हो गई है, तो उसको भी हम लोग दे रहे हैं और साथ में नैनीताल का भी दे रहे हैं, तो उसकी भी फिजिबिलिटी उन्होंने देख ली है। और कार्तिक स्वामी टेम्पल की तरफ भी हम लोग देख रहे हैं उसमें कि क्या फ्यूचर में इसको हो सकता है। लेकिन 2 आपकी जो मेन योजनाएं इसके अलावा नैनीताल और औली की, तो वो भी NHLML जो है अपने हिसाब से जो DBFOT मोड में अपना देते हैं, जिसमें डिज़ाइन बिल्ड ऑपरेट और अपना ट्रांसफ़र उसका होता है, एक मोड रहता है, तो उसमें वो लोग इसको ले रहे हैं। तो रामनगर से कथित लव जिहाद प्रकरण का मामला सामने आने के बाद पूरे इलाके का माहौल जो है वो गर्मा गया है। पिछले सप्ताह घटी इस घटना के विरोध में शुक्रवार को हिंदूवादी संगठनों ने एक बड़ी जन जागरूकता आक्रोश रैली निकालते हुए आरोपी के घर पर बुलडोजर चलाने की मांग तेज कर दी है। रैली की अगुवाई हिंदूवादी संगठन के नेता मदन जोशी ने की थी। उन्होंने आरोप लगाया कि लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जो रामनगर की शांतिपूर्ण छवि को खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। मदन जोशी ने कहा कि रामनगर के अंदर ऐसे मामले बार बार देखने को मिल रहा है, ये हमारी संस्कृति और समाज पर सीधा हमला है। वहीं हम मुख्यमंत्री से मांग करते हैं कि आरोपी के घर पर बुलडोजर चलाकर कठोर कार्रवाई करें। यहाँ तक मेरा सबका मानना है व्यक्तिगत, नाम तो इसका जन आक्रोश है और वास्तव में कहीं ना कहीं आक्रोशित सभी है, इसमें 2 राय नहीं है। और ये लव जिहाद के खिलाफ निकाली गई है। और मेरा ये भी मानना है कि किसी चीज के लिए भी, कोई भी आंदोलन के लिए भी जन जागरण होना जरूरी है। क्योंकि जब आप मानसिक, शारीरिक, बौद्धिक रूप से जागरूक होंगे तो आपको पता चलेगा क्या चीज मेरे लिए सही है और क्या चीज मेरे लिए खराब है। लेकिन जो लव शब्द है, लव नहीं है, प्रेम है। और प्रेम किससे, उसके परिणाम क्या है? यदि प्रेम आप करते, माना हम 2 धर्म के लोग हैं, हमारा जब प्रेम होता है हम लोग पूछते तो किस धर्म का है, और जब शादी के बाद ऐसा क्यों है कि आप अपने धर्म बदलें? यदि प्रेम है। 10 दिन से जागरूकता अभियान चलाया जा रहा था। केरला स्टोर की तरह रामनगर में घटना हुई है। मुस्लिम समुदाय की लड़की हिंदू समुदाय को बुर्का बनाकर और फिर किसी उसकी दोस्ती कराकर, तो सेम केरला स्टोर की घटना घटी। तो लोगों में आक्रोश है, लव जिहाद को लेकर जन जागरण अभियान निकाला जा रहा है और माननीय मुख्यमंत्री धामी जी से मांग की जा रही है कि बुलडोजर की कार्रवाई हो। एक बार इन जिहादियों पे बुलडोजर चल गया तो नाबालिग बच्चों की जो सुरक्षा अपने आप हो जाएगी। स्कूलों में, कॉलेजों में निगरानी रखने के लिए कहा गया है। जन जागरूकता अभियान लगातार चल रहा है और जो गिरोह है इसके गिरोह का खुलासा होना चाहिए। इस खुलासे की मांग को लेकर आज लोग सड़कों पर उतरे। देहरादून नगर निगम द्वारा संचालित वैक्यूम बेस्ड रोड स्वीपिंग मशीन का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने फ्लैग ऑफ किया।
जिसके बाद देहरादून शहर में सफाई व्यवस्था को बढ़ावा देने की बात नगर निगम की तरफ से की जा रही है। देखिए, देहरादून नगर निगम का पूरा क्षेत्र, देहरादून महानगर साफ और स्वच्छ शहरों की श्रेणी में देश के प्रमुख शहरों में आए, इसके लिए हम संकल्पित होकर काम कर रहे हैं। हमारे मेयर श्री सौरभ सुखलाल के नेतृत्व में पूरा नगर निगम के अंदर अनेक प्रकार के अभियान चलाए जा रहे हैं और उसी अभियान के अंतर्गत 2 स्वीपिंग मशीनें जो एक बार में 40 किलोमीटर तक की ऐसे सफाई कर सकती हैं। इसमें कूड़ा है, अन्य प्रकार का वेस्ट है, वो साफ हो जाएगा और इससे मैन पावर भी बढ़ेगी, बचेगी, समय की भी बचत होगी और देहरादून को क्लीन देहरादून और ग्रीन देहरादून बनाने में बहुत बड़ा योगदान होगा। ऐसे अन्य अभियानों को भी हम लगातार बढ़ावा दे रहे हैं। शहर के अंदर नए पार्कों का भी निर्माण हो रहा है, नए स्थान भी बनाए जा रहे हैं। स्मार्ट सिटी के रूप में देहरादून में पॉल्यूशन कम हो, उस दिशा में भी जहाँ इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग के स्टेशन भी लगाए गए हैं। पिछले दिनों घंटाघर का भी सौंदर्यीकरण का कार्य हुआ है और यहाँ पर इलेक्ट्रिक बसें भी लगाई गई है। आज ये रोड स्वीपिंग मशीन का जो फ्लैग ऑफ हुआ है माननीय मुख्यमंत्री कार्यक्रम द्वारा, ये देहरादून नगर निगम के सारे प्रमुख चौक चौराहों पर घंटाघर से ISBT की तरफ, घंटाघर से चौराहा रोड की तरफ, आपके मसूरी रोड की तरफ, बिस्मिल्लाह पुल की तरफ, तमाम जगहों पर ये जाके स्वीपिंग का काम करेंगे, वो भी नाइट शिफ्ट में। तो इससे एक तो हमारी जो पहले से डिमांड थी कि रात के समय पे स्वीपिंग होनी चाहिए, उसमें बहुत हद तक ये मशीन और लगभग एक बार में 40 किलोमीटर तक ये साफ कर सकती है। तो निश्चित तौर पे इससे हमारा एक बहुत बड़ी जो डिमांड थी पहले भी कि रात के समय पे रोड स्वीपिंग होनी चाहिए, तो वो स्वीपिंग हो पाएगी और जो सड़क की सड़कें साफ हो पाएंगी। हमारे कर्मचारियों की संख्या है, उसमें हमको कहीं ना कहीं मदद इसमें देखने को मिलेगी। तो ऐतिहासिक रामलीला में सीता स्वयंवर के मंच से दौरान लोगों ने पुरानी पेंशन बहाली की मांग का मुद्दा जो है वो उठाया। वैसे तो कार्यक्रम में राष्ट्रीय पुरानी पेंशन वाली संयुक्त मोर्चा की प्रदेश महासचिव सीताराम पोखरियाल प्रदेश के राजा के रूप में मंच पर पहुंचे, जहां उन्होंने मंच से कहा है कि प्रदेश के कर्मचारी लंबे समय से पुरानी पेंशन बहाली की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठा पाई है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि जैसे सीता स्वयंवर में राजा जनक ने वन चुनने की स्वतंत्रता दी थी, वैसे ही प्रदेश सरकार भी कर्मचारियों को राहत देते हुए पुरानी पेंशन योजना बहाल करे। इस अनोखे तरीके से मंच से पुरानी पेंशन की मांग उठाने का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इसे रचनात्मक और सकारात्मक पहल मान रहे हैं। किसान संगठन की ओर से चलाए जा रहे जिला स्तर के कार्यक्रम में हरिद्वार पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत ने सरकार की नीतियों पर जमकर जो है निशाना साधा है। राकेश टिकैत ने कहा कि यह कार्यक्रम जिला स्तर पर चलाया जा रहा है और हर जिले तक इसे पहुंचाने का हम कर्तव्य निभाएंगे। उन्होंने बताया कि कल शामली, परसों हापुड़ और 28 तारीख को मेरठ में उनकी बैठक होगी। टिकैत ने कहा कि यह भी कहा है कि सरकार की योजनाओं से खुश नहीं है। यहाँ जहाँ फसलों के कम दाम जो हैं और दाम कहीं ना कहीं घटाए जा रहे हैं, जबकि ज़मीनों के दाम जो है बढ़ाकर किसानों से उनकी ज़मीनें खरीदी जा रही हैं। टिकैत ने कहा कि गन्ने के दाम कम किए जाने का मामला भी जो है आंदोलन का हिस्सा है। तो फिलहाल के लिए देवभूमि समाचार में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया वॉइस।